हाय, गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास से किसी को कोई डाउट है? नो सर। किसी को कुछ पूछना हो, डिस्कस करना हो? प्रिया जी, ये देर आप लोग जो भी कर सकता है, प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिएगा। सर आई हैव अ स्मॉल डाउट। वो जो आपने बुक बताई थी उसके दोनों वॉल्यूम ऑर्डर करने थे या जस्ट मैम, एक फर्स्ट? किताब है जिसके अंदर ही दोनों वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1 और 2। अच्छा, साथ में ही आ रही है ना, क्योंकि मैंने ऑर्डर किया तो एक साथ ही आई है। नहीं नहीं, एक ही बुक है जिसका जिसका नाम ही वॉल्यूम 1 और 2 है। अच्छा। ये है वॉल्यूम 1 और 2 कंबाइंड लिखा है यहाँ। अच्छा। तो देखिए, क्या है कि लास्ट वीक हम डिस्कस कर रहे थे राशियों के बारे में, और के चार्ट में हमने देखा राशियों को, उनका नेचर समझने की कोशिश करी। अभी हम ओवरव्यू ले रहे हैं इन सब चीजों का, राशिस का, प्लैनेट्स का, हाउसेस का। तो हाउसेस हमने डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में। एक बार थोड़ा सा राशियों को देख लेते हैं बिफोर वी मूव फॉरवर्ड। यू कैन सी माई स्क्रीन। यस यस। जैसे मैंने आपको बताया, मूवेबल, फिक्स्ड, डुअल, मूवेबल, फिक्स्ड, डुअल, मूवेबल, फिक्स्ड, डुअल, मूवेबल, फिक्स्ड, डुअल। ये बेसिक क्वालिटी है। एलिमेंट इज ऑफ फायर, अर्थ, एयर, वाटर। फायर, अर्थ, एयर, वाटर। फायर, अर्थ, एयर, वाटर। तो आप बेसिकली इसको ऐसे दिखाने का मकसद ये है कि आप फिंगर्स पे भी काउंट कर सकते हैं। मूवेबल, फिक्स, डुअल, अगर आप 12 राशियां काउंट कर रहे हैं, तो आप, अगर हम मान लीजिए लियो की बात कर रहे हैं, तो लियो 5 नंबर राशि है, फिफ्थ नंबर पे आती है। एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो। और जब हम क्वालिटी इनकी देखना चाहते हैं तो 5 नंबर पे मूवेबल, फिक्स, डुअल, मूवेबल, फिक्स्ड। तो ये फिक्स्ड राशि है। और फायर, अर्थ, एयर, वाटर, फायर। तो फायर साइन है और फिक्स्ड साइन है। ये इन राशियों के लॉर्ड्स हैं कि कौन सी राशि को कौन सा ग्रह रूल करता है। तो आपको अगर राशियां याद हो गई हैं सबको, तो आपको ये याद करना ऑब्वियसली जरूरी है। एंड इट इज क्वाइट इजी, हो जाएगा याद कि मेष राशि को मंगल रूल करता है। मार्स, मेष राशि मंगल का मूल त्रिकोण साइन है। जब हम ये बात करते हैं कि मूल त्रिकोण साइन है, तो ए- कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं, या सारे प्लैनेट्स बारिंग सन एंड मून, सबकी दो दो राशियां हैं। सब दो दो राशियों को रूल करते हैं। लाइक आप अगर यहाँ देखेंगे, तो मार्स जो है वो दो राशियों को रूल करता है, मेष और वृश्चिक, स्कॉर्पियो एंड एरीज। मार्स दोनों का लॉर्ड है। जब हम ये बात करते हैं कि मूल त्रिकोण साइन कौन सा है किस प्लैनेट का, तो एरीज जो है वो मूल त्रिकोण साइन है। जब हमने बोला मूल त्रिकोण, तो मूल जड़ को बोलते हैं, और त्रिकोण एज यूर अवेयर ट्राइंगल को बोलते हैं। तो हम ये बात कर रहे हैं कि कौन सी ऐसी ऐसी राशि है जो ज्यादा एसोसिएट करती है उस प्लैनेट के साथ, या वो प्लैनेट से तत्व ज्यादा मैच होता है कौन सी राशि का। तो कौन से एनवायरनमेंट में प्लैनेट जो है वो ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है। तो दोनों में से एक राशि, दोनों ही वैसे ओन साइन है, लेकिन एक राशि को हम ओन साइन बोलेंगे और एक राशि को हम मूल त्रिकोण बोलेंगे। तो जब हम ये देखते हैं कि, जब हम रेट करना स्टार्ट करते हैं कि जब आप किसी प्लैनेट को देखते हैं किसी राशि के अंदर, अपने चार्ट के अंदर, तो आप उसको अगर रेटिंग देने लगे कि सबसे ज्यादा स्ट्रांग कौन सा है और वीक कौन सा है, तो सबसे पहले तो अगर कोई प्लैनेट एग्जॉल्टेड है, एग्जॉल्टेड का मतलब उच्च का है अगर कोई प्लैनेट, तो हर प्लैनेट के लिए कोई एक एनवायरनमेंट ऐसा है जहां पे वो बेस्ट फील करता है, सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है, उसको बहुत कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिला है टू परफॉर्म। तो
फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऐसे बात करें कि जैसे कोई प्लेयर है या कोई क्रिकेटर है, वो अलग अलग ग्राउंड्स पे लोग खेलते हैं। कोई ग्राउंड किसी का फेवरेट ग्राउंड है क्योंकि द काइंड ऑफ पिच ही गेट्स, वो वहाँ सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो और वो परफॉर्म कर सकता है अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से। तो एग्जॉल्टेड स्टेट हम बोल सकते हैं कि नंबर वन है। तो अगर मार्स की हम बात करेंगे तो मार्स जो है वो एग्जॉल्ट होता है केप्रिकॉन साइन में। केप्रिकॉन साइन शनि की राशि है, कर्म की राशि है, और मार्स केप्रिकॉन साइन में एग्जॉल्ट होता है। एरीज उसका मूल त्रिकोण साइन है, वृश्चिक उसका ओन साइन है। अगर आप लोगों को थोड़ा भी डाउट आ रहा है इसमें समझने में कि क्या एग्जॉल्टेड जब हमने बोला या उच्च का बोला और सर एक मूल बार। त्रिकोण बोला, अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मेरे को रोक के। आई बी सर हैप्पी टू मूल एक्सप्लेन। त्रिकोण साइन और ओन साइन में ना एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए, मतलब जी मैं डिफरेंस क्या करूंगा है? मैम, हाँ। करूंगा। अगर हम स्केल पे देखें तो नंबर वन क्वालिटी अगर हम बात करें कि अगर प्लैनेट है तो वो कितना अच्छा है या कितना वीक है, तो बेस्ट पोजीशन तो एग्जॉल्टेड होना है। कि अगर कोई प्लैनेट एग्जॉल्टेड है या उच्च का है या अपनी उच्च राशि में है, उसके बाद उसकी दो राशियां हैं, दो राशियों में से जो उसकी ज्यादा तत्व मैच हो रहा है हम उसको बोलते हैं मूल त्रिकोण राशि उस प्लैनेट की। और जो थर्ड है वो है ओन साइन। तो आउट ऑफ द टू साइंस ओन्ड बाय अ प्लैनेट, एक में वो ज्यादा स्ट्रेंथ फील करता है या उसके तत्व से मैच होता है वो एनवायरनमेंट, और एक में वो कंफर्टेबल है। बट इन कंपैरिजन दो राशियां हैं उसकी खुद की, लेकिन एक में वो ज्यादा स्ट्रांग फील करता है, ज्यादा कन्वीनियंट एनवायरनमेंट मिला है उसको टू परफॉर्म। जैसे आप समझे कि आपके अगर मान लीजिए दो घर हैं, एक घर जो आप मान लीजिए आपका एक दिल्ली में घर है, एक बॉम्बे में घर है। तो कोई एक घर होगा जो आपकी पर्सनालिटी को ज्यादा दिखाएगा या आप ज्यादा प्राइड फील कर रहे हैं। दोनों प्रॉपर्टीज आपकी हैं, आप दोनों जगह जाके कंफर्टेबली रह सकते हैं। मतलब लेकिन हो सकता है कि एक जगह ऐसी हो कि वहां आप ज्यादा खुश फील करते हो और आप उस जगह के लिए प्राइड भी लेते हो, आप उस जगह से एसोसिएशन में प्राइड भी लेते हो, या आप अगर किसी को इनवाइट करें तो आप दिखाना चाहें कि ये अ, मेरी पर्सनालिटी से मैच होता है, तो वो उस साइन को हम मूल त्रिकोण साइन बोल रहे हैं। तो एग्जॉल्टेड, मूल त्रिकोण, ओन साइन, फ्रेंडली साइन। अब जितने प्लैनेट्स हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ इनका कैसा रिलेशनशिप है। तो जब हम ये बात करते हैं कि कौन सा प्लैनेट किसका मित्र है और कौन सा प्लैनेट किसका शत्रु है, इसी के बेस पे कि अगर कोई प्लैनेट किसी मित्र की राशि में है तो इट इज स्टिल कंफर्टेबल, वो कंफर्टेबल है उस एनवायरनमेंट में। वो इसी तरह है कि जैसे आप किसी अपने दोस्त के घर में बैठे हैं तो आप दोस्त के घर में आप इजी रह सकते हैं, आपको कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आप जब चाहें अपने दोस्त से जिस तरह की बात कर सकते हैं, जितना कंफर्टेबली बैठना चाहें उतना कंफर्टेबली बैठ सकते हैं और विदाउट स्ट्रेस रह सकते हैं। तो फ्रेंडली साइन, उसके बाद न्यूट्रल साइन, नंबर पाँच। नंबर छः पे आप बोल सकते हैं कि एनिमी साइन, कि किसी एनिमी की राशि में है कोई प्लैनेट। और नंबर आठ, डेबिलिटेट हो गया कोई प्लैनेट, मतलब नीच राशि में हो गया। नीच, उच्च। ये समझ में आ रहा है सबको यस। कि जब हम कैसे किसी, अगर हम प्लानिटरी स्टेट की बात कर रहे हैं कि कोई एक प्लैनेट जो है वो किस स्टेट में है, तो वो हैप्पी फील कर रहा है, वो सैड फील कर रहा है, वो दुखी है, वो कमजोर है। अब जब कोई एनिमी की राशि में है कोई प्लैनेट, तो ऑब्वियस सी बात है वो स्ट्रेस में है। और वो प्लैनेट खुद भी जहां पे है
उस जगह का कोई भला चाहता नहीं है। जब आप एनिमी के घर पे हैं और एनिमी वहां नहीं है, तो हो सकता है आप उसका सोफा स्क्रैच कर दें, हो सकता है आप, या कुछ अगर वहां नुकसान हो रहा है तो आप खुश होंगे उस नुकसान से। और अगर आप किसी दोस्त के घर में हैं, तो अगर दोस्त घर पे नहीं भी है तो भी आप प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे घर को। और अगर आप अपने घर में हैं तो फिर अपने घर को तो आप प्रोटेक्ट करेंगे ही, आप कुछ होने देंगे नहीं उसका भाव को। हाउएवर आपकी खुद की कैपेबिलिटी एनिमी के घर में बहुत कम है, दोस्त के घर में ठीक ठीक है, अपने घर में बहुत अच्छी है। और ऐसी एक जगह जहां आपको परफॉर्म करने के लिए बेस्ट एनवायरनमेंट मिला है, वहां पे आप एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद जो डेबिलिटेटेड स्टेट है, हर प्लेनेट का देखिए, फ्रेंडली साइन हो या एनिमी साइन हो, उससे ऊपर बढ़ के कि उस राशि का जो एनवायरनमेंट है वो एक प्लेनेट को कितना सूट कर रहा है या सूट नहीं कर रहा परफॉर्म करने के लिए, कि हर प्लेनेट की कोई जिम्मेदारी है आपके चार्ट में। कोई प्लैनेट ऐसा है जो कि आपको घर दिलाने के लिए जिम्मेदार है, कोई प्लैनेट ऐसा है जो आपको नौकरी दिलाने के लिए जिम्मेदार है, कोई प्लैनेट आपकी पर्सनालिटी के लिए जिम्मेदार है, कोई आपकी बीमारियों के लिए जिम्मेदार है, कोई आपको लॉसेस कराने के लिए जिम्मेदार है। अब जो लॉसेस कराने वाला प्लैनेट है उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो वो क्या करेगा? लॉस करा सकता है, ऑफ कोर्स, राइट? यस, नो? अगर आप कैमरा ऑन नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा माइक ऑन करिए और थोड़ा एक्नॉलेज करिए, सो दैट आई नो दैट एवरीबडी इज देयर, बिकॉज इट सीम्स लाइक टॉकिंग टू अ वॉल। तो मेरे को और एनर्जी भी नहीं आ रही है, टू बी ऑनेस्ट। तो जब डेबिलिटेट हो गया प्लैनेट, तो ये इस तरह की कंडीशन है कि जैसे आप ऐसे एनवायरनमेंट में हैं जो एनवायरनमेंट आपको बिल्कुल सूट नहीं करता, बिल्कुल ऐसा एनवायरनमेंट जहां पे आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं, तो आपसे परफॉर्म नहीं किया जाएगा। जहाँ पे जैसे कि आप मान लीजिए कि आप ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट में रहने के आदी हैं, कि आप बॉम्बे रहते हैं, आपको गर्म इलाके में रहने की आदत है, और आपको कनाडा शिफ्ट कर दिया जाए जहाँ पे -20 डिग्री टेम्परेचर है, -25 डिग्री टेम्परेचर है, तो आपसे काम होगा नहीं। आप बड़ा अनकंफर्टेबल फील करेंगे, आपसे काम नहीं होगा, आपसे मेहनत नहीं होगी उतनी, आपसे घर से बाहर नहीं निकला जा रहा, आप अंदर बैठे हुए हैं और मेहनत नहीं हो रही है बिल्कुल। तो डेबिलिटेशन बिल्कुल इस तरह की स्टेट है कि आप बोल सकते हैं कि एनिमी साइन में प्लैनेट स्ट्रेस में था, और डेबिलिटेशन में बिल्कुल स्ट्रेसफुल है, या आप बोलें कि बेड रिडन है, वो परेशान है बहुत ज्यादा। उससे उससे आप परफॉर्मेंस की उम्मीद थोड़ी कम लगाएं कि उसमें उस एनवायरनमेंट में वो बिल्कुल भी परफॉर्म करने के लिए उसको ना मोटिवेशन है और ना ही उसमें हिम्मत आ रही है कि वो परफॉर्म कर पाए। अब अगर कोई ऐसा प्लैनेट है जो आपके चार्ट में प्रोफेशन को दिखा रहा है, वो एग्जॉल्ट हो गया, तो इसका मतलब उसमें स्ट्रेंथ है और वो आपको हायर ग्रेड का प्रोफेशन दे सकता है। अगर वही प्लैनेट डेबिलिटेट हो गया तो आपको प्रोफेशन में थोड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। एग्जॉल्टेड प्लैनेट होगा अगर आपके प्रोफेशन का जो प्लैनेट है, जो लॉर्ड बना है, आपको प्रोफेशन की जिम्मेदारी है जिसके ऊपर, अगर वो एग्जॉल्टेड हो गया तो आपको ऐसे एनवायरनमेंट में लेके जाएगा जहां पे ज्यादा आपको आप बोल सकते हैं सारी रिसोर्सेस मिलेंगी, आपको हो सकता है ऊंची पदवी भी मिल जाए। डेबिलिटेड प्लैनेट होगा अगर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन वो एनवायरनमेंट जो आपको देगा वो बिल्कुल, अगर जॉब का प्लैनेट है या प्रोफेशन का प्लैनेट है, तो ऐसा देगा कि आपको सब कुछ खुद से क्रिएट करना पड़ेगा धीरे धीरे, आपको कोई भी कन्वीनियंस नहीं मिलेगी। जैसे मान लीजिए कि किसी ने एक जॉब ज्वाइन करी, कोई सरकारी जॉब, एक आदमी दिल्ली शहर में पोस्ट हुआ सेम ग्रेड पे, तो दिल्ली शहर में ऑफ कोर्स ऑफिस जो होगा वो ठीक ठाक होगा, फैसिलिटीज होंगी। लेकिन एक आदमी किसी गांव में पोस्ट हो गया जहां पे बिजली भी नहीं आ रही है, तो अब उसके लिए जो एनवायरनमेंट है तो बड़ा पेनफुल एनवायरनमेंट हो गया। तो अगर डेबिलिटेटेड प्लेनेट है, आप उसको इस तरह समझ सकते हैं कि ऐसी जगह जाएगा आदमी कि एक बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा। वो उसको हो सकता है बिल्कुल रिसोर्सेज ना मिले, और वो धीरे धीरे मेहनत करके कुछ अचीव कर सकता है, लेकिन उसको डे 1 में थाली में सजा के नहीं मिल रहा है कुछ। तो ये इस तरह से आप प्रिडिक्शन में इसको समझ सकते हैं, यूज कर सकते हैं।
तो हम ये 7 तरह की स्टेट, जब आप किसी प्लैनेट को रीड कर रहे हैं चार्ट के अंदर कि वो कहाँ बैठा है, तो उसमें कितनी स्ट्रेंथ है, वो आप ऐसे देख सकते हैं। अभी हम राशियों पे हैं, राशियों का नेचर समझने की कोशिश कर रहे हैं और उनका कौन लॉर्ड है। तो मार्स जो है, मार्स की 2 राशियां हैं। मेष, जो कि उसका मूल त्रिकोण साइन है, मतलब आउट ऑफ द टू उसका फेवरेट साइन है। और वृश्चिक, जो कि उसका ओन साइन है। दोनों साइन के अंदर ना मार्स की एनर्जी है। एक में मार्स की अग्रेसिव एनर्जी है, फिजिकल एनर्जी जैसे होती है, आप काइनेटिक एनर्जी जैसे है, या अगर लीडरशिप क्वालिटी है, आप सामने से लड़ने की क्वालिटी, लीड करने की क्वालिटी। और एक के अंदर उसकी पैसिव एनर्जी है, लेकिन वो थोड़ा इस तरह की है कि थोड़े नेगेटिव एनर्जी है कि आप एक है अग्रेशन के आप सीधा एक्ट करें, और एक है कि आप जो एंजाइटी वाली जो एनर्जी है कि आप करना तो बहुत कुछ चाह रहे हैं लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं, और आप परेशान हो रहे हैं या इरिटेट हो रहे हैं, तो वो उसमें भी वो एंजाइटी जो है वो भी मार्स की एनर्जी है, जो कि स्कॉर्पियो साइन में है। लेकिन रिसर्च में जैसे बैठ के लग के करने में जो एनर्जी चाहिए आपको, कि एक ही काम को बार 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 आप करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, लगे जा रहे हैं, कि जैसे आपने सुना कि एडिसन जो है, उन्होंने बल्ब बनाया, तो 1,000 बल्ब बनाए और 1,000 बार वो फेल हुए, और उसके बाद भी उनका वो पैशन गया नहीं, और वो 1,001वीं बार उन्होंने बल्ब फाइनली बना लिया। तो बिल्कुल ऐसा थोड़ा जैसे पागलपन जैसी एनर्जी चाहिए ना, कि काम आप करे जा रहे, करे जा रहे, करे जा रहे, और लगे हुए हैं आप। तो वो जो लगे रहने की एनर्जी है, उस तरह जो रिसर्च में यूज होती है जिस तरह की एनर्जी, वो एनर्जी स्कॉर्पियो साइन में है। और जो अग्रेशन की, लीड करने की, निकलने की, अब देखिए दोनों का ना नेचर अलग है। मेष जो है वो मूवेबल साइन है। मेष आदमी, जिसमें मेष का आप बोले कि क्वोशंट ज्यादा है, वो सेम काम नहीं कर सकता। मेष में ये क्वालिटी नहीं है कि वो लगा रहे बहुत दिन तक एक ही काम को करने के लिए, उसको चेंजेस चाहिए ही। उसको हर थोड़े समय बाद चेंजेस चाहिए, उसमें उस तरह की एनर्जी नहीं है। अग्रेसिवली काम कर सकता है, फास्ट काम कर सकता है, जल्दी काम निपटाने की कोशिश कर सकता है, एफिशिएंट हो सकता है, बट बहुत लंबे समय तक लगे रह के सेम काम करते रहना, वो मेष में क्वालिटी नहीं है। वो क्वालिटी वृश्चिक साइन में है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि फिक्स्ड साइन है, और अ, इनको ज्यादा चेंजेस पसंद नहीं है। तो बैठ के सेम काम करने में ज्यादा इंटरेस्टेड आपको वृश्चिक राशि वाले मिल सकते हैं। जी ऐश्वर्या जी। सर, इसमें मेरा एक क्वेश्चन है। जो आपने ये बताया कि मेष मूवेबल है या वृश्चिक फिक्स्ड है, और तो ये सब चीजें हमें राशियों के नेचर के बारे में स्टडी करके पता चलता है, पहला, राइट। व्हाट आई अंडरस्टैंड, राइट? राइट। एंड सेकंड थिंग जो आपने बताया, एनवायरनमेंट, ये हॉट एंड ड्राई, मॉइस्ट या बैरन, फ्रूटफुल, मतलब ये सब भी अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ जो भी हम मतलब राशि आप स्टडी करेंगे उनसे ही रिलेटेड ये सारा आता है कि ये राइट। 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 मतलब जो ऐसे है। ही है। ओके। ऐसे ही है। तो देखिए। मतलब ये जो एलिमेंट्स हैं, फायर, वाटर, हम्म। इनसे भी चीजें इम्पैक्ट करती हैं एक राशि की। जी बिल्कुल। Okay. तो देखिए, अगर जब हम एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं कि कोई एक राशि है कि उसका एलिमेंट है फायर का, इसी तरह के एलिमेंट प्लैनेट्स के अंदर भी है। तो मल्टीपल यूटिलाइजेशन है इन चीजों की। एक तो ये कि जब कोई ऐसा प्लैनेट जो खुद फायरी प्लैनेट है, वो फायरी साइन में जाके ज्यादा कंफर्टेबल होगा। यस नो। अगर कोई When we say planet, fiery sign, what does that mean exactly? मतलब उसका नेचर इस तरह का है कि हम उसको फायर साइन बोल रहे हैं, उसके अंदर ओके, ज्यादा अग्रेशन है। राइट। जब हम ये बात करते हैं कि कोई प्लैनेट फायरी है, फायरी हम्म। प्लैनेट है, जैसे कि मार्स हो गया, अगर वो वाटर साइन में जाएगा, पानी के एनवायरनमेंट में जाएगा, तो क्या होगा? हम्म। गर्म प्लैनेट पानी में जाएगा ठंडा तो हो स्टीम बन जाएगा। जाएगी। स्टीम बन जाएगी, राइट। उसकी जो स्ट्रेंथ है वो उसकी फायर में है। उसमें जो अग्नि है, उसमें जो आग है, उसके अंदर जो आप बोले एनर्जी है,
वो एनर्जी उसको वो लूज कर देगा। इसलिए जैसे मैंने आपको बोला कि मार्स उच्च का होता है केप्रिकॉन साइन में, लेकिन मार्स नीच का होता है कैंसर साइन में। कैंसर एक वाटर साइन है, और मार्स जो है हम्म। नीच का हो जाता है उस एनवायरनमेंट में जाके, क्योंकि उस जगह का एनवायरनमेंट उसको सूटेबल नहीं फील होता। अब ये एक एकेडमिकली समझने वाली बात है। अब इसको जब हम दूसरी तरह से समझेंगे कि राशियों का नेचर समझ के, कि हर जगह की राशि का क्या नेचर है। कैंसर जो है वो इमोशंस को दिखाता है, इमोशंस करेक्ट। का साइन है। मार्स जो है वो परफॉर्मर है, उसको इमोशन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देखिए मार्स रिप्रेजेंट कर रहा है किन लोगों को, जो आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। मार्स इन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो पुलिस में है। अब पुलिस ने किसी चोर को लीडर पकड़ा, से है। राइट। पुलिस ने किसी चोर को पकड़ा और चोर रोने लगे कि मेरे बच्चे हैं, मुझे छोड़ दो। तो पुलिस वाले को अगर दया आ जाएगी, वो कहेगा जा कोई बात नहीं, कर ले चोरी, तेरे खाना कैसे चलेगा घर में, है ना। अब अगर आप बॉर्डर पे खड़े हैं, बॉर्डर पे एक आर्मी वाला आदमी है, वो जब गोली चलाएगा तो अगर वो ये सोचने लगे कि जिसको गोली लगेगी उसके बच्चे कैसे जिएंगे, तो उससे तो गोली चलेगी नहीं। तो मार्स में ना इमोशन नहीं है। मार्स को सिर्फ परफॉर्मेंस पता है, अपनी जिम्मेदारी पता है कि मुझे ये काम करना है, उसमें इमोशन नहीं है। जैसे ही इमोशन आएगा वो अपना काम कर नहीं पाएगा मार्स। इसलिए मार्स जो है वो कैंसर साइन में जाके नीच का हो रहा है, क्योंकि कैंसर साइन इमोशंस की राशि है, फीलिंग्स इमोशन की से। राशि है, कि आप दूसरे के बारे में कैसा फील कर रहे हैं, दूसरे के इमोशंस को आप इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। जब आप ये सोचने में लग जाएंगे तो फिर काम नहीं होएगा आपसे। जैसे आप अगर किसी से आपका झगड़ा हो जाए, जो हम्म। मेंबर्स हैं क्लास में वो ज्यादा समझेंगे इस बात का, कि जैसे ही आपका झगड़ा हो किसी का, आप जैसी झगड़ा हुआ अगर आपने हाथ छोड़ दिया तो ठीक है। अगर आप ये सोचने लगे कि यार मैं इसको मारूंगा, इसको ज्यादा तेज लग जाएगी, इसको यहाँ पे जाके इसे इलाज कराना पड़ेगा, इसको ज्यादा तेज चोट ना लग जाए, इतना आप सोचने लगेंगे पिट जाएंगे आप। इतने में तो वो सामने वाला आपकी पिटाई करके चला जाएगा। आप सोचते ही रह जाएंगे कि मैं यार ज्यादा ना लग जाए, ऐसी जगह ना मार दूं कि गलत हो जाए, उसको कहीं ज्यादा चोट ना हो जाए, दर्द हो जाएगा बेचारे को, वो घर पे जाके बोलेगा, तो उसके घर वाले परेशान होंगे। या आप ये सोचने लगेंगे ना अगर चीजें, तो जो जो करेज है आप में, वो इंस्टेंट अगर काम कर रही है तो कर रही है। जहां आपका इमोशन हावी हो रहा है ना, वहां तो फिर आप लड़ नहीं सकते, है ना। तो ये कन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज हैं। तो कोई भी चीज अभी हम सही गलत की तरह से नहीं देख रहे, अभी हम सिर्फ एनर्जीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तरह की एनर्जी है वो एक काम के लिए जरूरी है। एक एनर्जी है तीक्ष्ण एनर्जी, कि अगर कोई आदमी है जो कि बहुत काइंड हार्टेड है, जो सॉफ्ट है, जिसमें बहुत आप बोले कि मृदु एनर्जी है, सॉफ्टनेस की एनर्जी है, आप उस आदमी को लगाएंगे कि पोस्टमार्टम करना है आपको, वो जो बॉडी को काट ही नहीं पाएगा, वो उसको हिम्मत ही नहीं होगी, वो काटेगा बॉडी को तो चक्कर खा के गिर जाएगा। तो वहां पे क्या है कि उस तरह के मन का आदमी चाहिए, बड़े पक्के मन का, और जो जिसमें तीक्ष्ण एनर्जी है, जिसमें नेगेटिव एनर्जी है। अब जो एनर्जी शनि के पास है, ये एनर्जी हर किसी के बस की बात नहीं है। अब वो काम भी करना जरूरी है। आप नेचुरली देखेंगे तो आप बोलेंगे कि तीक्ष्ण एनर्जी हमें पसंद नहीं है। सॉफ्ट एनवायरनमेंट में, इजी एनवायरनमेंट में आप बोलेंगे कि तीक्ष्ण एनर्जी है कहीं, तो वो हमें पसंद नहीं है, वो प्लानट हमको पसंद नहीं। लेकिन जहां उसी प्लानट का काम है, वहां पे वो प्लानट आपको चाहिए ही। अब अगर आप शमशान भूमि जाएं, तो एक आदमी जो शरीर जला रहा है, पार्थिव शरीर जो जलाएगा, आप अगर देखेंगे तो वो कैसे डील करते हैं शरीरों से। अब वो डेड बॉडी देख के अगर वो वॉमिट करने लगे, तो कौन जलाएगा शरीर, फिर किसको बोलेंगे कि फिर खोपड़ी जाके फोड़नी है, और खोपड़ी कौन फोड़ेगा। खोपड़ी उसके बाद उसके फूल चुनने हैं, तो वो उस तरह का काम कौन करेगा। अगर कोई सॉफ्ट हार्टेड आदमी है, उसके बस का काम नहीं है। और एक के बाद एक शरीर जलते जा रहे, जलते जा रहे, बॉडी जाती जा रही, जलते जा रहे, वो उसी एनवायरनमेंट में आदमी वहां खा भी रहे, पी भी रहे। आप देखोगे तो उस जो जला रहा है वो थोड़ी देर में साइड में होके लिम्का पीता हुआ दिखेगा आपको। आपसे नहीं खाया पिया जाएगा वहां, क्योंकि आपके अंदर आपको तो ऐसा लगेगा कि यार ये मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं किस तरह के एनवायरनमेंट में हूँ। आप बड़ा अनकंफर्टेबल फील कर सकते हैं वहाँ कुछ लोग।
लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी उस तरह की एनर्जी चाहिए आपको, कि वहां पे भी तो काम होना है ना। तो और अगर आप किसी सॉफ्ट आदमी को भेज देंगे वहां, तो वो वॉमिट कर रहा है, वो कभी परेशान हो रहा है, उसको चक्कर आ रहे हैं देख के, वो चक्कर खा के गिर गया, वो बॉडी लगानी थी, वो चक्कर खा के गिर गया। अगर आपको किसी को मॉर्चरी में काम मिल जाए, किसी को इस तरह काम मिल जाए कि जो डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, सर्जन बनना चाह रहे हैं, खून देख के अगर डर रहा है कोई आदमी, तो वो सर्जन कैसे बनेगा? सर्जन बनने के लिए तो आपको थोड़ी सी तो नेगेटिव एनर्जी उस तरह की चाहिए, उतनी सॉफ्टनेस से काम नहीं चलेगा। तो हर जगह की, हर काम की अपनी एक रिक्वायरमेंट है, और उससे मैचिंग एनर्जी जो है वो जिसमें है वही वो काम कर सकता है। इसी तरह से हम प्लैनेट्स को और राशियों को भी समझते हैं कि राशि जो है वो आकाश में एक एनवायरनमेंट है, उधर एक प्लैनेट आता है, तो वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है या खराब परफॉर्म कर सकता है। अब जब आप पैदा हुए, आपके चार्ट में वो कहीं ना कहीं आ गया प्लैनेट, उस समय अगर वो अनकंफर्टेबल था, तो आपकी लाइफ में आप ये बोल सकते हैं कि उससे रिलेटेड जो काम है वो अपने काम करने में अनकंफर्टेबल है। समझ पा रहे हैं हम? जी। करेक्ट। अच्छा। शिवाकी जी बताइए। यस सर, मेरे दो क्वेश्चन है। पहले जी। ये कि जैसे अगर मार्स की दो राशियां होती हैं, एक मूल त्रिकोण और एक कोण, तो जो वाटर साइन है उसकी जगह मार्स को फायर साइन ही नहीं मिलना चाहिए था अपने लिए, मैम जैसे लियो। देखिए, या दो लॉर्डशिप मिली है मार्स को। अब जैसे मैंने आपको बोला कि मार्स की एनर्जी का अलग अलग तरह का रूप है। हम्म। ये दोनों एनर्जी के साइंस हैं, लेकिन हम्म। अलग अलग तरह की एनर्जी है दोनों में। जो पानी की एनर्जी है, हम्म। पानी जिसमें वेट है, हम्म। पानी की एनर्जी है, जो जैसे मैंने आपको बोला कि लगे रहने की जो एनर्जी हम्म। है ना, किसी काम को बार बार करते रहने की जो एनर्जी है, जो कि फिक्स्ड एक एनर्जी है, वो एनर्जी स्कॉर्पियो साइन में है। तो मार्स के ही दोनों रूप हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि एंजाइटी जो है, अगर आप अंदर ही अंदर कुड़े जा रहे हैं और आप अंदर ही अंदर चले जा रहे हैं, तो वो जो एंजाइटी वाली जो एनर्जी है वो भी मार्स की है। वो मार्स की आप बोल सकते हैं कि नेगेटिव एनर्जी है। और मार्स की पॉजिटिव एनर्जी है, जो आप फिजिकल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी में, या कोई भी ऊर्जा जो है, जनरली आप जब मार्स को देखेंगे, अभी हम प्लैनेट्स को डिस्कस करेंगे, जब जितनी ऊर्जा की बात है वो सारी हम्म। ऊर्जा मार्स का डोमेन है। तो वो जिस भी तरह से यूज हो रही है वो मार्स के डोमेन है। सर तो हर ये दोनों प्लैनेट को ना, साइन। हर हाँ जी। प्लैनेट को बोथ द एंड्स दिए हुए हैं, एक उसका सेल्फ और एक उसका ऑपोजिट जिसमें वो बिहेव करेगा। ऐसा भी कह सकते हैं, लेकिन इस बात को और थोड़ा आगे चल के डिस्कस करके समझेंगे। ऐसा भी आप कह सकते हैं। अभी हम कोई भी चीज का अभी क्या कंक्लूड नहीं करते। अभी आप अच्छा। सिर्फ समझते चलिए कि क्या बताया जा रहा है आपको, कि मार्स जो है उसकी दो राशियां हैं, दो राशियों का लॉर्ड है। हम्म। अभी के लिए इतना ही जरूरी है। और सर सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था कि ये अभी आप जो बता रहे थे, वो आप बता रहे थे ना कि मार्स जो है वो कैसा बिहेव करेगा स्कॉर्पियो में या एरीज में, इसका मून से भी कोई लेना देना नहीं है ना, कि अगर मेरी राशि मेष है तो मैं ऐसे ही बिहेव करूंगी, या मेरी राशि उसका उससे नहीं है देखिए, ना। ये दोनों बातें ना साथ साथ चल रही हैं। अगर आपकी राशि मेष है, हाँ। तो आप में मेष राशि के गुण हैं। इंटरनली आपकी जो सोच है हम्म। उसमें मेष राशि के गुण हैं। तो सोच से आप मेष राशि के व्यक्ति हैं। आपका मन जो है वो उसमें मेष राशि का आप बोल सकते हैं कि फ्लेवर है। राशि जो है वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। जो आप ये जो चीजें देख रहे हैं कि फायर, मूवेबल, फिक्स्ड, अर्दी, क्षत्रिय, वैश्य, ये जो है, ये आपके सोचने का कैसा तरीका है, आप कैसा सोचते हैं, आप कैसा फील करते हैं, वो आपको मून जिस साइन में है वो बताता है। और फिजिकली आपका जो व्यक्तित्व है वो, जब आप खुद की बात करें, तो आपका लग्न में जो पहले हाउस में जो राशि है कुंडली में, वो आपकी फिजिकल आप आउटलुक बोल सकते हैं। कि मैं, हो सकता है कि सोचता मैं एक तरह से हूँ, मैं बहुत ज्यादा चेंजेस के बारे में सोचता हूँ और बहुत अग्रेसिव हूँ सोच में, लेकिन फिजिकली अगर फिक्स्ड राशि है तो हो सकता है मेरे को बहुत ज्यादा चेंजेस करने में कंफर्टेबल ना हूं। मैं फिजिकली सोचूं तो बहुत कुछ, लेकिन हम्म। उतना एक्टिवली काम ना करता हूँ। हम्म। ठीक। ये इस तरह देख सकते हैं। अब एक यूटिलाइजेशन है ये इसकी, कि जब आप किसी का व्यक्तित्व पढ़ रहे हैं तो, और एक जब आप प्लैनेट्स की क्वालिटी पढ़ रहे हैं कि कौन सा प्लैनेट कितना अच्छा परफॉर्म करेगा आपकी लाइफ में या कितना खराब परफॉर्म करेगा, वो आप इस बात से देख सकते हैं कि वो प्लैनेट कौन सी राशि में है, तो उसको एनवायरनमेंट कैसा मिला है।
आपकी लाइफ में काम करने के लिए उसको एनवायरनमेंट कंड्यूसिव मिला है, या उसको एनवायरनमेंट जो है वो ऐसा मिला है कि वो वहां परफॉर्म नहीं कर सकता। तो वो ये दोनों अलग अलग बातें हैं। जब हम एक चीज देख रहे हैं तो उसका नजरिया अलग है, जब हम दूसरी चीज देख रहे हैं तो उसका नजरिया अलग है। प्लैनेट किसी राशि में होगा, कंफर्टेबल फील करेगा, अनकंफर्टेबल फील करेगा, वो एक अलग बात है। कोई राशि किसी भाव में है, कोई राशि किसी हाउस में है, उस हाउस के अंदर इस राशि के गुण हैं। तो उस हाउस से रिलेटेड आप जो भी चीजें देखेंगे, उन चीजों में उस राशि के गुण हैं जो राशि वहां फॉल कर रही है आपके चार्ट में। जैसे हम मेष राशि की बात करें ना, तो मेष राशि जो है वो चैलेंजेस लेने की राशि है, वो अग्रेशन की राशि है। वो अभी हम देखेंगे, बाद में देखते हैं इसको कि हम डिटेल में पढ़ते हैं एक बार राशियों को। उसमें आप ये देखेंगे कि मेष राशि जहां पे भी फॉल कर रही है आपके चार्ट में, उस एरिया ऑफ लाइफ में ना, आप कभी कभी ऐसा देखेंगे कि आप प्रिपेयर्ड नहीं भी हैं, लेकिन फिर भी आप कोई चैलेंजिंग काम ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी के 10th हाउस में मेष राशि है, तो 10th हाउस में मेष राशि है, तो हो सकता है आप कोई ऐसा ऑफिस में प्रोजेक्ट ले लें। 10th हाउस क्योंकि प्रोफेशन के लिए देखते हैं, हो सकता है आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट ले लें जो बाकी और कोई ना करना चाह रहा हो, जो लगे कि डिफिकल्ट है टू अचीव, लेकिन आप हो सकता है ऑप्ट कर लें उसके लिए, जिसके लिए आप प्रिपेयर्ड भी नहीं है। लेकिन क्या है कि आपके अंदर एक वो उत्सुकता है, और आपके अंदर आप बेसिकली पंगे लेने का शौक है आपको। उस एरिया ऑफ लाइफ में आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जिसमें जिसके लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं भी हैं। तो वो एक गुण है मेष राशि का। ऐश्वर्या, सवाल है आपका भी और भी? नहीं सर, वो ऑलमोस्ट थोड़ा आई गॉट द क्लैरिटी। बस मेरा यही था, लाइक माय अदर क्लासमेट हैज आस्क्ड कि अगर मार्स इज अ बीइंग अ फायर प्लैनेट, एक लीडरशिप क्वालिटीज जो मुझे समझ आ रहा हम्म। है मार्स की, तो वो स्कॉर्पियन बीइंग अ वाटर एलिमेंट उसमें कैसे एक्ट करता है? ये मेरा थोड़ा सा कंफ्यूजन था, बट आई अंडरस्टैंड कि ये थोड़ा सा आगे आगे हम जब पढ़ेंगे और तो मे बी ज्यादा क्लियर होगा। जी। तो देखिए, मार्स का, जब मार्स स्कॉर्पियो साइन में है, तो वह है तो अपने ही साइन में, ठीक है। करेक्ट। लेकिन अब वो जो मार्स है, वो अलग तरह का मार्स है, वो लड़ाकू मार्स नहीं है, ठीक है। अब वो, आप समझे कि वो कुछ क्रिएट कर सकता है, वो कुछ बना सकता है, वो रिसर्च कर सकता है, वो लग के कुछ कर सकता है ना, राइट। ऐसा काम कर सकता है। तो अगर मेष का मंगल है, तो वो आप बोल सकते हैं कि लीडरशिप क्वालिटी वाला मंगल है, और जो उसमें अग्रेसिव एनर्जी है। और वही मार्स अगर केप्रिकॉन साइन में है, तो केप्रिकॉन साइन जो मकर राशि है, जो कि आप हम्म। देखेंगे कि एक अर्दी साइन है, राइट। सैटर्न की राशि है, कर्म की राशि है। यहां मार्स एग्जॉल्टेड फील करता है। अब क्या है कि उसको एनवायरनमेंट मिला है परफॉर्म करने का। अब वो ओके। जितना बेस्ट परफॉर्म कर सकता था उतना बेस्ट परफॉर्म करेगा। तो आपको अगर कोई ऐसा आदमी दिखता है जिसका मंगल जो है केप्रिकॉन में है, तो वो आपको, एक तो आदमी करेजियस मिलेगा बहुत ज्यादा, दूसरा ओके। वो आदमी आपको एफिशिएंट मिलेगा बहुत ज्यादा। कि आपने अगर उसको कोई काम मिला है तो उसको फटाफट निपटाना ही है। मतलब उसको ये है कि पहले काम निपटा दूं, उसके बाद कुछ और करेंगे। तो आपको मार्स केप्रिकॉन साइन में एग्जॉल्टेड फील करता है, मतलब बेस्ट फील करता है, और वो बेस्ट परफॉर्म कर सकता है। और वो उसकी आप बोल सकते हैं बेस्ट स्टेट है, जो काम करने में मार्स को सबसे ज्यादा मजा आ रहा है, जहाँ वो केप्रिकॉन साइन है। ऐसे हर प्लैनेट के लिए अलग अलग राशियां हैं, जहाँ पे वो अच्छा फील कर रहा है, खराब फील कर रहा है, कंफर्टेबल है, या परफॉर्म कर सकता है, अच्छा परफॉर्म कर सकता है, या अच्छा नहीं परफॉर्म कर सकता, या स्ट्रेस में है, या हमने बोला कि डेबिलिटेटेड है, या बिल्कुल ही आपने बोल दिया कि बेड रिडन हो गया प्लैनेट के, अब उससे उससे उठ के निकलना नहीं जा रहा बाहर, के बाहर बहुत सर्दी है, मुझे उतनी सर्दी पसंद नहीं है। कि रशिया में चले गए, बॉम्बे से निकले और रशिया जाके बैठ गए -30 डिग्री में, अब वो घर से बाहर निकला ही नहीं जा रहा, तो आदमी काम कैसे करेगा कुछ। तो वो उस तरह का एनवायरनमेंट हो गया कि वहां पे वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। और इसका एक और मीनिंग भी है। तो एस्ट्रोलॉजी में ना, कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं है, हर चीज के मल्टीपल मीनिंग है। तो अब अगर कोई प्लैनेट है कहीं, अगर वो वहाँ अच्छा नहीं फील कर रहा है, या उसके लिए भला नहीं चाह रहा है उस जगह के लिए, तो उस जगह वो खराब भी कर सकता है।
तो उसको भी हम कैसे रीड करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, वो हम देखेंगे आगे चल के। जी शिवाकी जी। सर आई हैव दिस क्वेश्चन सिंस लॉन्ग इन माय माइंड कि हम लोग एग्जॉल्टेड को नंबर वन क्यों रखते हैं? मूल त्रिकोण या ओन में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस होनी चाहिए ना, मैम जहाँ उसको होनी तो फोकस है। चाहिए, लेकिन वो आप बोले कि हम बात करें घर की, आपका घर जैसे है हम्म। और एक आपका वर्क प्लेस हम्म। है ना, तो परफॉर्मेंस कहाँ दोगे आप? ग्राउंड में अगर आप प्लेयर हम्म। हो, या घर में? घर में तो आप वैसी परफॉर्मेंस नहीं दे सकते ना। अगर मार्स को लड़ाई करनी है तो अपने घर में लड़ाई करेगा या वहां लड़ाई करेगा जो उसका वर्क प्लेस एनवायरनमेंट है? इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं। लेकिन अभी सिर्फ हम समझने के लिए ये समझे कि जो हमको बताया जा रहा है कि ये जगह उसके लिए बेस्ट है, तो इसका मतलब वो उस स्टेट में होगा तो स्ट्रेंथ है उसमें। अभी हम अच्छे बुरे की बात नहीं कर रहे। मान लीजिए मार्स आपके चार्ट का एक ऐसा प्लेनेट हो गया जिसने आपको दुख देना है, अब वो एग्जॉल्ट हो गया, तो अब वो मानेगा बिना दुख दिए आपको? वो मानेगा ही नहीं, वो तो देगा ही। अगर उसने आपका नुकसान कराना है, मान लीजिए कि 12th लॉर्ड हो गया आपके चार्ट का और एग्जॉल्ट होके बैठ गया, तो अब आप ये समझ सकते हैं कि वो उस भाव का जहां का वो लॉर्ड है उसके एक्स्ट्रॉर्डनरी रिजल्ट दे सकता है आपको, उच्च कोटि के रिजल्ट दे सकता है। जब उच्च की हम बात कर रहे हैं, एग्जॉल्टेड की हम बात कर रहे हैं, तो हम ये भी बात कर रहे हैं कि प्लैनेट में स्ट्रेंथ है, ज्यादा काम कर सकता है। लेकिन उससे आप ये भी देखोगे कि हम ऊंच और नीच ना कैरेक्टर वाइज भी देख रहे हैं, कि उच्च कोटि या उच्च क्वालिटी का, या नीच कोटि या नीच तरह क्वालिटी का। का। जैसे कि अगर कोई आदमी है जिसका मान लीजिए कोई प्लैनेट है जो उच्च का है और उसकी दशा चल रही है उस पे आदमी को, तो आप देखेंगे कि वो आदमी छोटी नौकरी नहीं करेगा। कहेगा नहीं, मैं बना ही नहीं उस काम के लिए, मेरे को तो एक स्टैंडर्ड चाहिए। और जब कोई ऐसा आदमी है जिसको नीच के प्लैनेट की दशा चल रही है, तो वो ज्यादा राइट एंड रॉन्ग या सही गलत या ये मैं करना चाहिए या मुझे नहीं करना चाहिए ये सब सोचेगा नहीं। ठीक है, उसको ये बस ये पता है कि काम करना है। कोई काम छोटा बड़ा है ऐसा नहीं सोचेगा वो आदमी। कि अगर आप सोचें कि मैं आपसे बोलूं कि एक काम है कि पान की दुकान लगती है, पान की दुकान वाला जो आदमी है वो रोज का 1 लाख रुपए का उसका गल्ला है, बहुत अच्छी मान लीजिए प्रिंस पान जैसी दुकान है। लेकिन हर आदमी नहीं बोल सकता कि मैं पान की दुकान खोलूंगा। समझ रहे हैं आप? क्योंकि हमारी मेंटालिटी ऐसी है कि यार नहीं नहीं, पान की दुकान थोड़ी खोलेंगे हम। समझ रहे हो आप? अब जैसे एक हमारे फ्रेंड है गुप्ता जी, तो ऐसी उनकी दुकान है मॉल में, एक दो दुकानें हैं उनकी। तो किसी ने उनको बोला कि यार ये सैलॉन खोल लो लुक्स का। तो उन्होंने बोला कि यार मैं नाई का काम नहीं करूंगा यार। तो आप समझ रहे हो ये बात? लुक्स का सैलून खोल के पैसे आने आदमी को, लेकिन क्या है कि हमें वो कुछ लोगों को मन से वो सेटिस्फेक्शन नहीं है कि भाई मैं ऐसा काम नहीं करूंगा कि जहाँ पे मेरे को कोई ऐसा बोले कि क्या काम खोल लिया। और ऊपर से बनिए, तो वो बोले यार बनिया हो गया, मैं कोई नाई का काम करूंगा, लोग मेरे को क्या बोलेंगे मेरी कम्युनिटी में कि नाई की दुकान खोल ली। आप समझ सकती हैं ये बात, हाँ। है ना? तो अब वो बिजनेस तो करना है, हम्म। लेकिन उसमें भी एक स्टैंडर्ड देख के करना है हमको, है ना? एक ये सोच। और एक आदमी की ये सोच के यार पैसे आएंगे ना, काम तो सारे ठीक है ना, काम डालना है, कोई सा भी काम डालना है, कोई क्या सोचता है इससे क्या फर्क पड़ता है हमको? तो इस तरह की मेंटालिटी का भी फर्क है कि मैं क्या काम करूं क्या काम नहीं करूं। उच्च नीच में ये वाली बात भी है। जब हम कर्मों की बात कर रहे हैं, तो जिसका उच्च का प्लैनेट है, अगर मान लीजिए 10th लॉर्ड उच्च का है, तो वो उच्च के कर्म करेगा आदमी, हायर स्टैंडर्ड के भी, हायर स्टैंडर्ड की भी बात कर रहे हैं हम। और नीच का हो गया तो लोअर स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, मतलब किसी के कर्म नीच के हो गए। तो इस बात का डिफरेंस समझ सकते हैं हम कि हायर स्टैंडर्ड के कर्म या लोअर स्टैंडर्ड के कर्म। लोअर स्टैंडर्ड के कर्म जिसमें सही गलत नहीं समझ रहा आदमी, हायर स्टैंडर्ड के जिसमें आदमी राइटियसनेस मेंटेन कर रहा है, क्या ये जो करना चाहिए सही वो कर। अलग अलग पर्सपेक्टिव में अलग अलग मीनिंग निकलेगा हर चीज का। तो कोई भी चीज ना एब्सोल्यूट नहीं है। इसलिए आपको थोड़ा ओपन माइंड रख के सोचना पड़ेगा। जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं ना, जब हम एक चार्ट देखते हैं, तो एक ही चीज आपको बहुत कुछ बताएगी अलग अलग चीजों के बारे में।
लेकिन आप जब जो चीज देखने जा रहे हैं आपको उसी को पकड़ के चलना है, उसी पर्सपेक्टिव में, या उसी उसी चीज को देखेंगे तो आपको इजीली आसानी से जवाब मिल जाएगा। सब मिक्स करके देखेंगे तो कंफ्यूजन होगी। ठीक। तो इसके बाद वृषभ राशि का लॉर्ड वीनस है। अब वीनस की दो राशियां हैं, वृषभ या टॉरस, और तुला, लिब्रा साइन। लिब्रा साइन और टॉरस साइन का लॉर्ड वीनस है। इन दोनों में से वीनस का जो मूल त्रिकोण साइन है वो लिब्रा है। ठीक है। मैं आपको ये साइंस डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी मैं खाली आपको ओवरव्यू देना चाहता हूं ताकि आप समझे कि क्या बात कर रहे हैं हम। वीनस जो है वो नीच का होता है कौन सी राशि में, वर्गो। किसमें बता? वर्गो। और उच्च का होता है टॉरस। नहीं, पाइसेस में। हाँ, पाइसेस टॉरस तो है। तो पाइसेस साइन जो है, ऑल्दो जुपिटर से एक तरह से ऑपोजिट तरह का प्लैनेट है वीनस। जुपिटर जो है वो सात्विक प्लैनेट है, वीनस जो है वो राजसिक प्लैनेट है। लेकिन जुपिटर के घर में जाके एग्जॉल्ट होता है वीनस। आगे हम डिटेल में बात करेंगे क्यों ऐसा होता है, लेकिन अभी के लिए जो पाइसेस है वो एग्जॉल्टेड साइन है वीनस के लिए, जिसके जिसका ओन साइन टॉरस है और मूल त्रिकोण साइन तुला है। मतलब इन दोनों साइंस का लॉर्ड वीनस है, जिसमें से उसका फेवरेट साइन तुला है, जो उसके नेचर से ज्यादा मैच होता है। एग्जॉल्टेड फील करता है पाइसेस साइन में, और नीच का हो जाता है वर्गो साइन में। ठीक। राशियों के एलिमेंट में आप लोगों को बता चुका हूं कि क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण का क्या मीनिंग है। कर्क राशि को चंद्रमा रूल करता है। चंद्रमा लॉर्ड है कर्क राशि का। चंद्रमा एग्जॉल्ट होता है वृषभ राशि में, जो कि वीनस रूल्ड साइन है, और नीच का होता है वृश्चिक राशि में। तो अब अगर आप सोचेंगे तो वृश्चिक जो है वो उसके मित्र की राशि है। अभी हम देखेंगे फ्रेंडशिप और एनिमिटी प्लैनेट्स की। वृश्चिक जो है वो उसके मित्र की राशि है मार्स की। और टॉरस जो है वो उसके फ्रेंड की राशि नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जॉल्ट जो है वो टॉरस में जाके होता है, क्योंकि उस राशि का एलिमेंट ऐसा है। टॉरस जो है वो रिसोर्सेस की राशि है, वेल्थ की राशि है। आप देखेंगे नेचुरली काल पुरुष में सेकेंड हाउस में आता है टॉरस, जो कि अक्यूमुलेटेड वेल्थ का हाउस है। और मन कहाँ शांत है, मन कहाँ खुश है, मन बहुत अच्छा कहाँ फील करेगा, जब आपकी बेसिक नीड सारी मेट होंगी। अगर आप दुखी होंगे छोटी छोटी चीजों को लेके, अगर कमी होगी लाइफ में, तो आप वहाँ दुखी होंगे। अगर आपके पास सारी रिसोर्सेज हैं तो आप अच्छा फील करेंगे। तो वृषभ साइन के अंदर मून जो है वो एग्जॉल्टेड फील करता है। इसके बाद, अच्छा सॉरी, हमने मिथुन मिस कर दिया। मिथुन राशि का लॉर्ड मरकरी है। मरकरी के दो साइंस हैं, मिथुन और कन्या, मतलब जेमिनाय और वर्गो। मरकरी इन दोनों हाउस साइंस का लॉर्ड है। मिथुन राशि उसका मूल त्रिकोण साइन है, सॉरी, उसका ओन साइन है। और वर्गो राशि उसका मूल त्रिकोण साइन है। तो आप ये दोनों राशियां मरकरी की हैं, लेकिन आप बोल सकते हैं कि मिथुन राशि में मरकरी जो है वो आप बच्चे की तरह देख सकते हैं, जिसके अंदर थोड़ा लड़कपन है। और कन्या राशि में मरकरी जो मच्योर हो गया है। ये दोनों, मरकरी जो है वो इंटेलिजेंस का प्लैनेट है, और ये दोनों साइन जो हैं ये इंटेलिजेंस के हैं। लेकिन जिस साइन में मैच्योरिटी है वो कन्या राशि है। कन्या राशि मूल त्रिकोण साइन है मरकरी का, और एग्जॉल्टेशन साइन भी है। मरकरी ही एक अकेला ऐसा प्लैनेट है
जो जिसने कन अपनी ही राशि को अपना एग्जॉल्टेशन साइन भी बनाया है, या वो जो बेस्ट रिजल्ट जो है वो कन्या राशि में ही देता है। तो कन्या राशि उसका मूल त्रिकोण साइन भी है, उसका एग्जॉल्टेशन साइन भी है। और मरकरी जो है वो नीच का हो जाता है मीन राशि में। मीन राशि जो है वो उसका डेबिलिटेशन का पॉइंट है। इसके बाद सिंह या सिंह राशि लियो साइन का लॉर्ड सन है। क्षत्रिय राशि है, सूर्य इसका लॉर्ड है। सूर्य का मूल त्रिकोण साइन भी लियो ही है। और सूर्य एग्जॉल्ट होता है फर्स्ट साइन में, जो कि लीडरशिप का साइन है, ठीक है, मेष राशि में। और सूर्य नीच का होता है तुला राशि में। मून के साथ एक बात यह है कि मून ने अपना मूल त्रिकोण साइन भी वृषभ को चुना है। जनरली प्लैनेट अपने ही साइन को अपना मूल त्रिकोण साइन बनाते हैं, लेकिन जैसे हमने देखा मरकरी के केस में, उसका मूल त्रिकोण साइन और उसका एक्सोल्टेशन साइन दोनों उसका खुद का है। मून के केस में उसका ओन साइन कर्क है, लेकिन उसका मूल त्रिकोण साइन भी वृषभ है, और उसका एक्सोल्टेशन साइन भी वृषभ है। और जब हम देखते हैं कि एक साइन के अंदर अंदर ना 30 डिग्री है, 30 डिग्री का एक साइन है, तो हर डिग्री का भी अपना एक मीनिंग है। तो जब आप देखते हैं कि तो आपको एक डिग्री मिलती है जो उसका डीपेस्ट एक्सोल्टेशन पॉइंट है। और जो, अगर हम ये बात कर रहे हैं कि मूल त्रिकोण भी है और एक्सोल्टेशन भी है, तो आप वो डिफरेंस डिग्री से देखते हैं कि कितनी डिग्री पे है कोई प्लैनेट। तो अगर मान लीजिए कोई प्लैनेट 20 डिग्री पे है, तो वो आप बोल सकते हैं कि मूल त्रिकोण में है। और अगर वो 10 डिग्री पे है, तो वो 10 डिग्री उसका डीपेस्ट एक्सोल्टेशन पॉइंट है। तो ऐसे भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं मिड डिग्रीज के, कोई प्लैनेट किसी राशि में कितनी डिग्री पे है। मैं आपको दूंगा वो सारी डीपेस्ट एक्सोल्टेशन पॉइंट्स जो है। इसके बाद धनु राशि का लॉर्ड जुपिटर है। जुपिटर की दो राशियां हैं, धनु और मीन। धनु राशि क्षत्रिय साइन है, मीन राशि ब्राह्मण साइन है। धनु राशि फायर साइन है, और मीन राशि जो है वो एक वाटर साइन है। दोनों का ही लॉर्ड जुपिटर है। जुपिटर फर्स्ट ग्रेड बेनिफिक प्लैनेट है। गुरु बोलते हैं, टीचर बोलते हैं, देवताओं के गुरु। जिस तरह से बोला, जिसके पास विजडम है, जिसके पास नॉलेज है, हायर नॉलेज है, उन चीजों का प्लैनेट जो है वो जुपिटर है। फेथ का प्लैनेट जुपिटर है। जुपिटर का एक्सोल्टेशन साइन जो है वो कैंसर है। कर्क राशि में आके जुपिटर एक्सोल्ट होता है। और धनु राशि जो है वो जुपिटर की मूल त्रिकोण साइन है। बेसिकली आउट ऑफ द टू ज्यादा फेवरेट साइन आप बोल सकते हैं कि धनु है। उच्च का कैंसर में होता है, और नीच का केप्रिकॉन साइन में हो जाता है। इसके बाद केप्रिकॉन साइन का लॉर्ड सैटर्न है। सैटर्न के दो साइन है। सैटर्न बेसिकली एक एरी प्लैनेट है बाय एलिमेंट। सैटर्न के दो साइन हैं, कुंभ और मकर। कुंभ राशि इसका मूल त्रिकोण साइन है। मकर इसका, या केप्रिकॉन इसका ओन साइन है। सैटर्न उच्च का होता है 7 नंबर राशि में, मतलब तुला राशि में। 7 नंबर राशि में ना, देखिए क्या है कि वो नेचुरली 7th हाउस में आती है। रिलेशनशिप्स की राशि है, आपका आउटसाइड वर्ल्ड से आप कैसे डील करते हैं उसकी राशि है। पब्लिक की राशि है, उस राशि में आके जहाँ पे आप लोगों की सलाह लेते हैं, जिसमें आप लोगों के ऊपर अपना वेट थ्रो नहीं करते। फर्स्ट हाउस में या फर्स्ट राशि में सूर्य उच्च का होता है, नीच का हो जाता है 7 नंबर राशि में। क्योंकि 7 नंबर राशि में जो एनवायरनमेंट है कि अगर राजा है, वो अगर सबसे जाके सलाह लेने लगे कि आप बताओ मैं क्या करूं, आप मैं बताओ मैं क्या करूं, तो वो लीड कर नहीं पाएगा। राजा जो है वो लीड करने के लिए या डिसाइड करके कुछ उसको फॉलो करने के लिए कि पब्लिक उसको फॉलो करे, उस तरह की एनर्जी फर्स्ट राशि में है। 7th राशि का ऑपोजिट एनवायरनमेंट है उससे। और
सूर्य वहां नीच का हो जाता है। इसके विपरीत शनि जो है, जो कि एक आम आदमी को रिप्रेजेंट करता है, लोअर क्लास को रिप्रेजेंट करता है, वो उच्च का होता है 7 नंबर साइन में, और नीच का हो जाता है एरीज साइन के अंदर या मेष राशि के अंदर। ये जो बाकी के मैंने रिसोर्सेज एनवायरनमेंट लिखे हैं, ये मैं आपको तब थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ जब हम एक एक राशि को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू देना चाह रहा था। इनको एक बार हम प्लैनेट्स को देख लेते हैं कि कौन सा प्लैनेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे बर्थ चार्ट में या हॉरोस्कोप में। तो सूर्य, जैसा कि हम जानते हैं कि सूर्य जो है वो किंग है सोलर सिस्टम का। अगर हम प्लानिटरी कैबिनेट बनाए तो सूर्य किंग है। सूर्य आत्मा को रिप्रेजेंट करता है, सूर्य अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, फादर को रिप्रेजेंट करता है, रिकग्निशन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन एक मलेफिक प्लैनेट है, हम उसको माइल्ड मेलेफिक बोलते हैं बाय नेचर। ये माइल्ड मेलेफिक है क्योंकि गर्म प्लैनेट है, अग्रेसिव है और फर्म है, सॉफ्टनेस कम है। जैसे हम घर में देखते हैं पिता को जो हमें डिसिप्लिन करने की कोशिश करते हैं, माता जो है वो सॉफ्ट होती हैं या हमें दुलार करने के लिए या आपको कंफर्ट देने का काम करती हैं। पिता जो है वो आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन करने का काम करते हैं। तो ये उस तरह की नेचर है सूर्य का। मलेफिक है लेकिन माइल्ड मेलेफिक है। तो हम हर प्लैनेट को हमने बेनिफिक और मलेफिक कैटेगरी में डाला है कि जो पाप ग्रह हैं वो आपको पीड़ा देने का काम करते हैं, जो बेनिफिक ग्रह हैं आप उनको हम बोलेंगे कि शुभ ग्रह बोलते हैं, या वो आप मान सकते हैं कि वो ईज देने का काम करते हैं कि बाय नेचर सॉफ्ट है। तो जब कोई ऐसा हार्श प्लैनेट ऑपरेट करेगा तो आपको ज़्यादा डिफिकल्टी महसूस हो सकती है अपनी लाइफ में उस दौरान, कि चीज़ों को उतना ईजी नहीं बनाएगा। इन कंपैरिजन जब कोई सॉफ्ट प्लैनेट ऑपरेट कर रहा है तो वो थोड़ा सा ईज बना के रखेगा। अच्छा कर रहा है आपके लिए कि नहीं कर रहा है वो एक डिफरेंट बात है, लेकिन एक ईज महसूस होती है आपको उस दौरान। बाय नेचर सन एक मलेफिक प्लैनेट है। आप अगर नॉर्मल केस में देखना चाहें सिनारियो में, तो सूर्य जो है वो कारक है पिता का। अगर आपके फादर ने अच्छा किया है अपनी लाइफ में, तो एक तरह से आप, मैं एक जेनरिक बात बोल रहा हूँ कि अगर आप चार्ट नहीं भी देख रहे हैं तो आपके फादर ने अगर ठीक किया है तो आप बोल सकते हैं कि आपका सूर्य ठीक है। ठीक है, हॉरोस्कोप बिना देखे भी आपकी आपके फादर से बनती है, तो इसका मतलब सूर्य जो है वो ठीक एनवायरनमेंट में है आपके चार्ट में। अ, हर प्लैनेट का स्ट्रांग होना एक बात है, वीक होना एक बात है, पॉजिटिव और नेगेटिव होना ये भी एक एस्पेक्ट है। तो अगर जब हमने बोला कि किसी प्लैनेट में स्ट्रेंथ है तो वो उसकी प्रोमिनेंस दिखेगी आपको। अगर शुभ प्रभाव में है तो हैप्पी होगा, उससे रिलेटेड चीजें, या अच्छी होंगी उससे रिलेटेड चीजें। अगर मलेफिक इन्फ्लुएंस में है या अगर पाप प्रभाव में है तो नेगेटिव होंगी उससे जुड़ी हुई चीजें। कि जैसे सूर्य आपको ज्यादा स्ट्रांग सूर्य है तो आपको मशहूर तो कर सकता है, लेकिन आपको फेम मिलेगा कि डी फेम मिलेगा, ये दोनों बातें डिपेंड करती हैं ऑन द काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस इट इज इन। तो वो स्ट्रांग है लेकिन पाप प्रभाव में है, स्ट्रांग होगा शुभ प्रभाव में है तो ज्यादा अच्छा है। तो ये इस नजरिए से आप देख सकते हैं या जज कर सकते हैं। जी रवि जी। सर एक क्वेश्चन है कि अभी हमने बात करी कि सूर्य से हम फादर के साथ बॉन्डिंग या ओवरऑल फादर की वेलबींग देख सकते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में कैसे किया है। हम्म। बट सर अगर किसी के चार्ट में मान लो सूर्य एरीज के अंदर है, बट हाउस की वेरिएशन होगी कि वो 8th हाउस के अंदर या जो भी नेगेटिव हाउसेस हैं उनके अंदर जाके बैठ जाएगा, तो तभी अंडरस्टैंडिंग सही रहेगी या वेरिएशन आएगा?
दोनों में अलग अलग बातें हैं। 8th हाउस में एग्जॉल्टेड प्लैनेट होना का अपना मीनिंग है, रवि जी। और नहीं सर, सूर्य टर्म्स एग्जॉल्ट ऑफ होना अपना फादर मीनिंग की है। बात कर रहा हूँ कि अगर फादर की मैं कह पर्सनालिटी रहा में। हूँ कि सूर्य कारक है पिता का। करेक्ट। अभी हम चार्ट पे तो गए ही नहीं देखने। हम्म। चार्ट में तो अलग अलग मीनिंग निकलेंगे। सूर्य हम्म। पिता का कारक है। पिता को आप 9th हाउस से भी देखते हैं। हम्म। ठीक है। अगर आपका सूर्य अच्छा है, मतलब कारक अच्छा हो गया, हम्म। तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस ठीक होना चाहिए, पिता ठीक करने चाहिए अपनी लाइफ में। हम्म। हम्म। सरकार से आपको बेनिफिट होना चाहिए, हम्म। है ना। हम्म। सूर्य अगर पिट गया चार्ट में तो कारक पिट गया। हम्म। अभी फिर भी हमारे पास एक पॉसिबिलिटी है, शायद 9th हाउस 9th लॉर्ड ठीक हो। हम्म। हम्म। लेकिन अगर वो भी पिट गया चार्ट में तो फिर तो इसका मतलब पूरा इतना ही पिट गया ना, करेक्ट। ओके। वो वाला एंगल। तो ये हम आगे चल के समझेंगे। मैं अभी खाली जेनरिक पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि किसी प्लैनेट की एनर्जी जब आप समझ रहे हैं, जब आप किसी प्लैनेट की एनर्जी सीख रहे हैं, आप सिम्टम देखें अगर किसी प्लैनेट का, कि आपने किसी का चार्ट नहीं देखा है, लेकिन ओनली बाय सिम्टम अगर आप ये देखें कि कोई आदमी जो है वो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का है, हम्म। उसमें लीडरशिप क्वालिटी है, वो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि हर कोई आदमी उसको गाइड करे और वो लोगों की सलाह से चले, वो अगर उसमें इंडिविजुअलिटी है, तो आप हम्म। बोल सकते हैं कि उसका सूर्य स्ट्रांग ओके। है ना। करेक्ट। ओके। फेम का कारक है सूर्य। अगर कोई अच्छा नाम लिया है किसी ने, या कोई बदनाम हुआ है, हम्म। तो एक फेम या डीफेम बोले, या अगर हम बोले कि कोई किसी का नाम हुआ है या कोई बदनाम हुआ है, तो लोग तो दोनों ही केस में जान रहे हैं। हम्म। हम्म। ठीक है, लेकिन एक चीज में अच्छी वजह से जान रहे हैं और एक चीज में खराब वजह से जान रहे हैं। तो करेक्ट। मलेफिक और बेनिफिक की जो बात है कि शुभ प्रभाव में है कि पाप प्रभाव में है, ऐसा भी गॉट देख। इट। अब जैसे मंगल है, मंगल एनर्जी का प्लैनेट है, करेज का प्लैनेट है, साहस का करेक्ट। प्लैनेट है। हम्म। अब आपका मंगल स्ट्रांग है तो आप लड़ सकते हैं किसी से। करेक्ट। ठीक। मंगल वीक है तो आप दबेंगे, आप हो सकता है लड़ना पाते हो। ठीक है। आपको फिजिकल फाइट्स में इन्वॉल्व होना आप अवॉइड करेंगे या बचेंगे उससे कि मंगल थोड़ा वीक है। लेकिन उसके बावजूद अगर मंगल स्ट्रांग है भी और पाप प्रभाव में है, तो आप साहस नहीं, फिर आप दुस्साहस दिखाएंगे, फिर आप किसी को दबाने का काम करेंगे। तो एक गुंडा है अगर उसका मंगल भी स्ट्रांग है, क्योंकि वो अपने इलाके का गुंडा है, उसने कई लोगों को पीटा है, अब वो उसका नेगेटिव फायदा उठाता है उस बात का, वो लोगों को जाके दबाता है, लोगों को जाके पीड़ित करता है, परेशान करता है। वो एक मेलेफिक मंगल का रूप है। वो आदमी घर में झगड़ा कर रहा है, अपने पिता को मार रहा है या भाइयों को मार रहा है। आपने देखा होगा ना, बड़े अग्रेसिव टाइप के लोग होते हैं जिनमें बड़ी उग्र एनर्जी है। अब मंगल स्ट्रांग है लेकिन मलिफिक है ना। हम्म। उसके विपरीत आदमी आर्मी में ज्वाइन किया, देश के लिए लड़ रहा है, पुलिस में ज्वाइन किया, कोई भी ऐसा आदमी जो बचाने आता है, चाहे वो इमरजेंसी सर्विसेज में हो, चाहे वो फायर ब्रिगेड में हो, चाहे वो कोई प्रोटेक्शन देने का काम कर रहा हो, या आपकी हिंदी फिल्म का हीरो जो हम्म। पीड़ित आदमी को बचाने के लिए जा रहा है, या आदमी रॉबिन हुड हो, आप ऐसे बोले कि करेज है, करेज यूज कर रहे हैं राइटियस मैनर में या हम्म। अच्छे कामों में, तो मंगल स्ट्रांग भी है और शुभ प्रभाव में भी है। ओके। ठीक है। कि करेज है, करेज यूज कैसे हो रही है इससे आपको पता लग जाएगा कि खामा आदमी मिस यूज कर रहा है अपनी पावर या सदुपयोग उपयोग कर रहा है अपनी पावर का। ओके। अब मंगल अगर शुभ प्रभाव में है तो आपको लीडर बना सकता है, आप लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटिवली अच्छी पोजीशन पे हो सकते हैं। और अगर मंगल नेगेटिव प्रभाव दे रहा है आपको, हम्म। दोज हु लिव बाय द सॉर्ड डाइज विद इट, जो आदमी लड़ता रहेगा वो एक दिन बंद हो जाएगा, तो या तो एनकाउंटर में मारा जाएगा, तो करेक्ट। अचानक मौत दे सकता है, अग्रेसिव वायलेंट डेथ दे सकता है, जला सकता है मंगल, इस तरह की चीजें दे सकता है। तो आप सिर्फ अगर हम सिम्टम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि किसके चार्ट में कौन सा प्लैनेट कैसे काम कर रहा है,
वो उससे भी आप देख सकते हैं कि उसकी चार्ट में कैसा होगा, या आप एंटिसिपेट कर सकते हैं कि कैसा, कौन सा प्लैनेट उसका अच्छा है, कौन सा प्लैनेट उसका अच्छा नहीं है। चंद्रमा मन का कारक है, ओके। माता का कारक है। आपकी मदर अगर अपनी लाइफ में अच्छा कर रही हैं तो आपका मून ठीक है। आप ये भी मान सकते हैं कि आपकी मदर की लाइफ बहुत ज्यादा दुखी नहीं है। आपका चंद्रमा अच्छा है तो आपका आपकी मदर से रिलेशनशिप, आपको वो दुलार या आपको वो कंफर्ट, पीस ऑफ माइंड, ये सब अगर आपकी लाइफ में है तो इसका मतलब चंद्रमा ठीक है आपका। आपको अगर मेंटल सैनिटी है, पीस ऑफ माइंड है, आप डिप्रेसिव माइंड नहीं है, तो आप बोल सकते हैं कि मून ठीक है। मून इन सब चीजों का कारक है, या इन सब चीजों को दिखाता है आपकी लाइफ में, आपके चार्ट में। नर्चरिंग को, मदर को, आप बोल सकते हैं कि लिक्विड कैश को, आपके दिमाग का सोचने का तरीका, आप कैसा सोचते हैं, किन चीजों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, आप सोच से पेसिमिस्टिक हैं, ऑप्टिमिस्टिक है, वो भी इससे आपको पता लगेगा कि चंद्रमा जिस साइन में होगा उस तरह के साइन का नेचर होगा आपके अंदर सोचने का, आप क्योंकि और वही आपकी पर्सनालिटी को बनाता भी है। इसके ओके। बाद मरकरी जो है, मरकरी इंटेलिजेंस का प्लैनेट है। मरकरी नॉलेज को सिग्निफाई करता है, स्ट्रक्चर्ड नॉलेज को सिग्निफाई करता है। आप जो प्रोफेशनल डिग्रीज लेते हैं कि आप सीए बने हैं, कि आप इंजीनियर बने हैं, तो वो डिग्री लेने का, अभी सब्जेक्ट की हम बात नहीं कर रहे कि टेक्निकल सब्जेक्ट कौन प्लैनेट देता है या कौन सा प्लैनेट कौन सा सब्जेक्ट पढ़वाएगा, लेकिन अच्छी पढ़ाई, स्ट्रक्चर्ड पढ़ाई और वो डिग्री मिलना, वो सब मरकरी का डोमेन है। इंटेलिजेंस होना, ओके। आपकी कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड थिंग्स, इंटेलेक्ट, दैट इज मरकरी। आपकी स्पीच, अगर आपको दिखेगा कि कोई हकला के बोल रहा है तो इसका मतलब उसका मरकरी जो है वो अफ्लिक्टेड है। क्योंकि मरकरी इन मोस्ट मोस्ट लाइकली, मैं एक्सेप्शन हो सकता है कि हो सकता है मरकरी ठीक हो और सेकंड हाउस पे अफ्लिक्शन हो ज्यादा, ये हो सकता है, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस आप बोल सकते हैं कि अगर कोई हकला के बात कर रहा है, किसी का स्पीच क्लियर नहीं है, तो हो सकता है कि उसका मरकरी जो है वो अफ्लिक्टेड हो। किस तरह से बात कर रहा है, अग्रेसिव है टोन में, तो भी आप देख सकते हैं कि मरकरी किस तरह के साइन में है। तो अगर एरीज साइन में किसी का मरकरी है तो वो इस तरह की, आप बोल सकते हैं कि उस आदमी को आपको तलवार देने की जरूरत नहीं है, वो बातों से ही आदमी को ऐसा फील करा सकता है, या बड़ी फर्म बात कर सकता है, तो जबान से ही तलवार का काम कर रहा है। समझ रहे हैं कि वो बात ही ऐसी कर रहा है कि सामने वाले को चुभ सकती है जाके, फर्म और बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू वाली बात कर सकता है। तो मरकरी के ऊपर किस तरह का प्रभाव है ये भी हम देख सकते हैं। स्पीच का कारक है, बिजनेस का कारक है, वैश्य प्लैनेट है। अगर आप में बिजनेस सेंस है, आप बिजनेस ठीक कर रहे हैं, तो भी आप बोल सकते हैं कि मरकरी ठीक है कि नहीं है। अब बुद्धि के ऊपर शुभ प्रभाव, आप इंटेलिजेंस को ठीक जगह लगा रहे हैं या आप इंटेलिजेंस को खराब जगह लगा रहे हैं, ये इससे भी आप देख सकते हैं कि मरकरी किस तरह के प्रभाव में है, अच्छे प्रभाव में। अब आप कोई चीज कंस्ट्रक्टिव वे में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, या आप हैकर बन रहे हैं, दोनों चीजों के अंदर मरकरी के तो गुण हैं ही आदमी के अंदर। आप चोरी करने के लिए दिमाग लगा रहे हैं बहुत ज्यादा, मनी हाइस्ट जैसा कुछ कर रहे हैं, या चोरी रोकने के लिए आप कुछ बना रहे हैं या कुछ कंस्ट्रक्टिव बना रहे हैं, दोनों में ही मरकरी के गुण हैं। इंटेलिजेंस तो चाहिए ही, है ना, लेकिन दोनों में अलग अलग तरह के मरकरी दिखेंगे आपको, एक पाप प्रभाव में और एक शुभ प्रभाव में। अगर स्ट्रेंथ है प्लैनेट में, वीक है तो पढ़ाई में वीक होगा आदमी, मैथ्स में वीक होगा, चीजें समझ में देर से आती होंगी, स्पीच रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। तो इससे आप, ये सिम्टम्स हैं जिससे आप देख सकते हैं कि किसी का प्लैनेट स्ट्रांग है, किसी के चार्ट में कि वीक है। दर्पण जी, आप हैं क्लास में? Yes, sir. यू नॉट पार्टिसिपेटिंग एट ऑल? आई No, I had a question actually. जो मेरा जिसमें मैंने ज्वाइन किया है, it doesn't have the option to raise the hand.
So I wanted to ask a question on the last slide. उसमें था कि हमने सबके बारे में बात की, कौन सा प्लैनेट का मूल त्रिकोण है, कौन सा, हमने राहु केतु के बारे में डिस्कस नहीं किया। वो बहुत कंफ्यूजन रहती है मुझे भी। राहु केतु को ना हम अलग से पढ़ेंगे। एक्सॉल्टेशन कहाँ? राहु केतु को हम अलग से अच्छा। पढ़ेंगे और इनफैक्ट बार बार पढ़ेंगे, तो डोंट वरी, वो उनको छोड़ तो सकते ही नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। देखिए, अभी हम ना ट्रू। बात कर रहे हैं, वो राशि की लॉर्डशिप रिलेटेड बात करना चाह रहा था मैं, सिर्फ ओनली रिलेटेड टू द लॉर्डशिप ऑफ अ साइन, कि कोई प्लैनेट किसी राशि का लॉर्ड है। अभी इतनी ही बात करें, राहु और केतु को कोई लॉर्डशिप नहीं मिली है क्योंकि पिंड ग्रह नहीं है, दे दे डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। तो क्योंकि पिंड ग्रह नहीं है तो उनको कोई अभी राशि लॉर्डशिप नहीं मिली है, लेकिन वो कुछ राशियों की लॉर्डशिप शेयर करते हैं। जैसे राहु जो है, आप बोल सकते हैं कि उसका ओन साइन एक्वेरियस है। स्कॉर्पियो। एक्वेरियस राहु का ओन साइन है या उसका को लॉर्ड है। और केतु जो है वो स्कॉर्पियो का को लॉर्ड है। तो ऐसा बोला जाता है कि राहु जो है वो सैटर्न जैसा है और केतु जो है वो मार्स जैसा है। कुजवत केतु, शनिवत राहु, ऐसा बोलते हैं। तो केतु जो है वो अग्रेसिव है प्लैनेट, मार्स जैसा है, और उसका वो को लॉर्ड बनता है स्कॉर्पियो साइन का। अब इसके लिए ना अलग अलग क्लासिकल टेक्स्ट के अंदर हमको अलग अलग रेफरेंसेस मिलते हैं। कोई क्लासिकल टेक्स्ट कहता है कि राहु एग्जॉल्टेड है टॉरस में। एक मत यह है कि राहु एग्जॉल्टेड है जेमिनाई में। और एक मत यह है कि राहु का मूल त्रिकोण साइन या ओन साइन वर्गो लिया है कुछ क्लासिकल टेक्स्ट में। हम ये मान लेते हैं, ओनली जस्ट नॉट टू क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट एंड हैव सम हार्मनी, हम ये मान लेते हैं कि ये सारे साइंस अच्छे हैं राहु के लिए, है ना। कि टॉरस भी अच्छा है राहु के लिए, जेमिनाई भी अच्छा है राहु के लिए, वर्गो भी अच्छा है राहु के लिए, और एक्वेरियस तो अच्छा है ही राहु के लिए। तो ये चार साइन जो हैं, ये इनमें आप बोल सकते हैं कि स्ट्रेंथ है राहु को। इन कंपैरिजन केतु स्ट्रांग है पाइसेस साइन में, क्योंकि मोक्ष कारक है केतु, और पाइसेस साइन में भी सिमिलर एनर्जी है, आस्था की एनर्जी है, और सब छोड़ने की एनर्जी है, डिटैचमेंट की एनर्जी है, जो कि केतु में है। और केतु स्कॉर्पियो साइन का तो लॉर्ड है ही, आप बोल सकते हैं। इसके अलावा सैगिटेरियस साइन में भी आप बोल सकते हैं केतु ठीक है। तो ये कुछ साइंस हैं जो आप बोल सकते हैं कि जहां जहां राहु और केतु क्योंकि ऑपोजिट होते हैं चार्ट के अंदर, तो अगर राहु अच्छा है तो केतु भी अच्छा है। आप बोल सकते हैं कि अगर वर्ग जेमिनाई साइन में राहु होगा तो केतु सैगिटेरियस में होगा। अगर टॉरस साइन में राहु होगा तो केतु स्कॉर्पियो में होगा। एंड अगर वर्गो वर्गो साइन एंड में पाइसेस। राहु होगा तो पाइसिस में केतु होगा। तो ये जो इनके ऑपोजिट साइंस हैं, जहां जहां आपको राहु के बारे में पता लगता है कि ये चार साइन में अच्छा है, उनके ऑपोजिट साइन में आप बोल सकते हैं कि केतु भी अच्छा है। अभी फिलहाल के लिए इतना ही। बट एक्वेरियस और लियो में ये अप्लाई नहीं होगा। किसमें? एक्वेरियस और लियो में, नहीं इन नहीं, केस अगर एक्वेरियस एक्वेरियस लियो में में भी राहु अप्लाई अच्छा होगा। एक्वेरियस लियो में भी अप्लाई होगा। केतु होगा। इज ऑल राइट इन लियो ऑल्सो। तो केतु में भी ना सूर्य जैसी एनर्जी है। आप ये महसूस करेंगे कि एरोगेंस है केतु में भी एक। अब सूर्य में, तो अब केतु छाया ग्रह है। अब किसी के फर्स्ट हाउस में आपको केतु दिखेगा तो उसमें आपको नेचुरली एटीट्यूड दिखेगा। वो कुछ नहीं भी होएगा ना, तो वो तो फिर भी एटीट्यूड थ्रो कर रहा होगा कि मैं ये नहीं करता, मैं ये नहीं खाता, मैं तो ऐसा ही हूँ। तो आपको ये दिखेगा कि वो इस तरह की एनर्जी आपको ऐसे आदमी मिलेगी जिसमें फर्स्ट हाउस में केतु है। अ, थोड़ा सूर्य जैसी एनर्जी है। एंड केतु इज एब्सोल्युटली ऑल राइट इन लियो साइन। कोई प्रॉब्लम नहीं है, केतु को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लियो साइन को भले ही कोई प्रॉब्लम होती हो, दे आर डिफरेंट थिंग्स, राइट। When these are malefic planets, Rahu and Ketu, wherever they sit, they afflict that sign. वो अफ्लिक्ट कर देंगे उस साइन को जहां पे भी बैठेंगे। अभी हम आपने क्या पूछा कि कौन सा कंफर्टेबल, ये कहाँ कंफर्टेबल है। ये खुद कंफर्टेबल है इन चार साइन में है, लेकिन जब ये उन चारों साइन में होंगे तो वो साइन को अफ्लिक्ट भी करेंगे ये। तो ये दोनों बातें अलग है।
कि जिसके पास भी ये जाएंगे ये उसको अफ्लिक्ट कर देंगे, अपनी एनर्जी दे देंगे। दोनों पाप ग्रह हैं, अगर आप समझने की कोशिश करें इस बात को। तो ये कहाँ स्ट्रांग है? ये इन साइंस में स्ट्रांग है। इसके बाद जैसे हम वीनस की बात करते हैं, वीनस प्लैनेट है भोग का, कि जो आप चीजें जो प्लेजर्स आप देखते हैं, जो आप चीजें एक्सपीरियंस करते हैं, जितनी भी चीजें आप भोगते हैं, जितने कंफर्ट्स आप भोगते हैं, जब भी हम भोग की बात करते हैं, चाहे वो जो आपकी डिजायर्स फुलफिल हो रही हैं, वो जो आप भोग रहे हैं, उन चीजों का कंट्रोल वीनस के पास है। मटेरियल सक्सेस और लग्जरीज और फाइनर नॉलेज ऑफ थिंग्स, दैट इज वीनस डोमेन। हाई गुड क्वालिटी हाइजीन या वेल ग्रूम्ड होना, वो वीनस का डोमेन है। व्हीकल्स का सुख होना भी वीनस का डोमेन है। अच्छा रिलेशनशिप होना, अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा है तो वो भी वीनस का डोमेन है। अगर अगर आपका रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा है, मेल चार्ट में तो सीधा स्पाउस को देख लेते हैं, फीमेल चार्ट में रिलेशनशिप की क्वालिटी को बताता है, हाइजीन को बताता है, ब्यूटी को बताता है, आप कैसे अपने आप को कैरी करते हैं उस बात को बताता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है, देखिए, कि कोई आदमी शक्ल से हमेशा खूबसूरत हो। आपने ऐसा देखा होगा कि बहुत कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ऑर्डिनरी लुकिंग है, मतलब, बट वो बन के ऐसे रहते हैं कि उनकी पर्सनालिटी जो है आपको बड़ा एक्साइटिंग लगती है। तो एक नेचुरली सुंदर होना, और एक अपने आप को इस तरह बना के रखना, मेंटेन करके रखना, प्रेजेंटेबल रहना, उसमें आपको वीनस की क्वालिटी दिखेगी कि किसमें वीनस की क्वालिटी अच्छी है। फाइननेस का प्लैनेट है। मार्स एनर्जी को दिखाता है, स्किल को दिखाता है, टेक्निकल वर्क्स को दिखाता है, कॉन्फ्लिक्ट्स का कारक है, यंगर सिबलिंग्स का कारक है। आपकी छोटे भाइयों से बन रही है कि नहीं बन रही है, इससे आप समझ सकते हैं कि मार्स कैसा है चार्ट के अंदर। अब मरकरी और वीनस आपने देखा कि ये बेनिफिक प्लैनेट है, मून भी एक बेनिफिक प्लैनेट है, लेकिन मार्स जो है, अगर आप देखेंगे तो एक मलेफिक प्लैनेट है बाय नेचर। ये अग्रेसिव एनर्जी है, मलेफिक है, इजी गोइंग नहीं है उतना। ये बेनिफिक मेलेफिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके रखना जरूरी है। जुपिटर, जो कि हम बोल रहे हैं कि गुरु हैं देवताओं के, टीचर्स को रिप्रेजेंट करता है, धर्म को रिप्रेजेंट करता है, राइटियसनेस को रिप्रेजेंट करता है, अच्छी नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है, कॉमन सेंस को दिखाता है। नॉलेज दोनों का ही डोमेन है, जुपिटर और मरकरी। मरकरी जो है ना, मरकरी दिखाता है स्ट्रक्चर्ड नॉलेज को, चीजों को पढ़ने का, या कुछ आप बना रहे हैं तो उसके लिए स्ट्रक्चर्ड नॉलेज को दिखाता है, या सिर्फ उतनी नॉलेज कि जैसे अगर आप मान लीजिए मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो मैथ्स जो पढ़ने की जो प्रक्रिया है, आप उसको आप बोल सकते हैं कि वो मरकरी का डोमेन है, लेकिन आप उस नॉलेज से करेंगे क्या, वो जुपिटर का डोमेन है। तो जो विजडम है, या ये ओवरऑल नॉलेज है, जो अनस्ट्रक्चर्ड नॉलेज है, जो सही गलत का ज्ञान है और कॉमन सेंस है, वो जुपिटर का डोमेन है। समाज के दायरों को दिखाता है, राइटियसनेस को दिखाता है, सही गलत की समझ को बताता है, ऑप्टिमिज्म का प्लैनेट है, होप का प्लैनेट है। आदमी को अगर स्ट्रांग है तो आदमी ऑप्टिमिस्टिक होगा, अगर वीक है तो आदमी पेसिमिस्टिक हो सकता है। जुपिटर अगर स्ट्रांग है आपके चार्ट में तो आप ज्यादा राइटियस होंगे और समाज के दायरों को समझेंगे, मर्यादाओं को समझेंगे। अगर वो वीक है तो ये आप समाज के दायरों को, अपनी फैमिली ट्रेडिशंस को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे शायद। सैटर्न जो है वो कर्म का प्लैनेट है, सर्वेंट्स को दिखाता है, मिजरीज को दिखाता है, डीलेस को दिखाता है। तो अगर आप ये माने कि अगर आपके पास सबॉर्डिनेट्स हैं या आपके नौकर हैं घर में, या अगर आपको उनसे सुख मिल रहा है, तो आप समझ जाइए कि सैटर्न अच्छा है आपका। अगर आप
काम में मेहनती हैं और प्रोफेशनली भी ठीक कर रहे हैं और आप मेहनत से काम कर सकते हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि सैटर्न जो है वो ठीक काम कर रहा है चार्ट में या वेल प्लेस्ड है। और नेचुरली कर्म कारक है, तो अगर आप काम में स्टेबिलिटी है आपके और आप रेगुलरली आप एक तरह से आप आगे बढ़ते हैं तो भी सैटर्न ठीक है। सैटर्न अगर ठीक नहीं होगा चार्ट के अंदर तो आपको काम में ऐसे स्पाइक्स दिखेंगे, कभी अच्छा कर रहे हैं कभी खराब कर रहे हैं प्रोफेशनली। नौकर आपको बेवकूफ बना सकते हैं, आपके सबॉर्डिनेट्स के साथ आपके टसल्स हो सकती है, प्रॉब्लम्स हो सकती है। जैसे कुछ लोग आपने देखा होगा कि नौकर घर से चोरी करके भाग गया या नौकर ने मार दिया, तो उस केस में आप बोल सकते हैं कि उस आदमी का हो सकता है कि सैटर्न जो है वो अफ्लिक्टेड हो चार्ट के अंदर। ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं। जी। ठीक है। सर मेरे एक को लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है। सॉरी। सर एक क्वेश्चन है। जी बोलिए। सर क्या मतलब एक जैसे अगर कोई प्लैनेट एग्जॉल्टेड है तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो गलत भी कर सकता है, या फिर एग्जॉल्टेड होगा तो बिल्कुल कर हमेशा सकता है अच्छा ही मैम, होगा? उसका क्या जिम्मेदारी है अभी ये बात अलग है। सर जैसे सैटर्न के केस में अगर बात करें, am I- जी जी बोलिए बोलिए। सर ये हाउस के केस में चेंज रहेगा कि मतलब कोई प्लैनेट कौन से हाउस में जाके फिर अगर एग्जॉल्ट हो रहा है तो उसकी एनर्जी नेगेटिव आ रही है या ये पॉजिटिव आ रही मैम है? आगे आएगी बात, मैं आपको ठीक है। समझाऊंगा ये। ठीक है, बस एक यही पूछना प्लैनेट था का स्ट्रांग एग्जॉल्ट। होना और वीक होने का मतलब ये नहीं है कि वो अच्छे ही हो गया आपके चार्ट में। हाँ, यही मेरा क्वेश्चन वो था सर। अगर स्ट्रांग है और नुकसान देने पे आया तो वो बहुत नुकसान दे सकता है, मतलब वो केपेबल हो गया नुकसान देने का। ओके ओके। जी जी शिवाकी जी। सर मेरा बस एक ही क्वेश्चन था कि जुपिटर को आपने कहा था कि दो राशियों को उसकी लॉर्डशिप है, हम्म। पर जिसमें वो ब्राह्मण वाला उसका टाइप है उसमें उसका मूल त्रिकोण नहीं होना चाहिए क्योंकि वो उससे ज्यादा अलाइन करता है, पर जो क्षत्रिय था वो उसमें मूल मूल त्रिकोण है। मैम देखिए धर्म का प्लैनेट है और सैगिटेरियस जो है ना वो धर्म की राशि है और अच्छा। फायर साइन है। तो धर्म के लिए स्टैंड लेने का जो बात है वो भी हम्म। है जुपिटर के अंदर। अच्छा, मतलब मोर फ्रॉम ब्राह्मण पर्सपेक्टिव, क्योंकि हम गुरु को वो ये ब्राह्मण तो ब्राह्मण है ही वो समझते बाय नेचर। अगर आप जुपिटर की हैं। हाँ। बात करेंगे तो वो बाय नेचर ब्राह्मण प्लैनेट है। हाँ। वो खुद बाय नेचर क्षत्रिय प्लैनेट नहीं है। हम्म। लेकिन जब हम साइंस की बात करते हैं कि वो किस साइन में जाके ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है, तो वो सैगिटेरियस साइन में ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा इन कंपैरिजन टू पाइसेस साइन। हम्म। तो हम तो उसकी परफॉर्मेंस पैरामीटर देख रहे हैं ना कि कौन सी ठीक है ठीक जगह हम उसको अभी स्केल पे जज कर रहे हैं कि एग्जॉल्टेड है कैंसर में वो सबसे अच्छा है, है। सेकंड बेस्ट पोजीशन उसके लिए सैगिटेरियस है, थर्ड बेस्ट उसके लिए पाइसेस है। पाइसेस बेसिकली क्या है कि वो वॉन्डरिंग का भी साइन है, हम्म। उसकी एक अलग तरह की एनर्जी है पाइसेस की। हम्म। पाइसेस के पास एम नहीं है। हम्म। सैगिटेरियस के पास आपने देखा हो तो एक घुड़ सब आधा घोड़ा आधा आदमी हाथ में तीर कमान कहीं एम कर रहा है। हम्म। पाइसेस को तो पता ही नहीं कि जाना कहाँ है। पाइसेस तो वॉन्डरिंग एनर्जी को दिखाता है। राइट। तो जुपिटर ज्यादा बेटर फील करता है सैगिटेरियस साइन में इन कंपैरिजन टू पाइसेस। हम्म। मतलब एक थर्ड पे है एक सेकंड पे है, आप ऐसा बोल सकते हैं बस। व्हेन यू आर जजिंग द क्वालिटी ऑफ अ प्लैनेट कि आप कितनी स्ट्रेंथ है उस प्लैनेट को, उस स्केल पे बात कर रहे हैं हम। ओके सर। जी। आई सी यू ऑल टुमारो। ओके, थैंक यू। थैंक थैंक यू सर। थैंक यू।